नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 19 जून 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में कवर की जाने वाले इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स और आज की खबरें जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं आज की वीडियो की अट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज की वीडियो में कॉमन सर्विस सेंटर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तथा आईआईटी कानपुर जैसी संस्थाओं का जिक्र आया है, जिसे मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ वहीं पर अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है। तो इनके बारे में जानने के लिए आप स्लाइड्स को ध्यान से पढ़िए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शनिवार को ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित रहेंगे। इस योजना का उद्देश्य अपने राज्यों को लौटे मजदूरों और ग्रामीण लोगों को जीवन यापन के अवसर उपलब्ध कराना है। 125 दिन के इस अभियान को मिशन मोड में लागू किया जाएगा और यह अभियान बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा के उन 116 जिलों में लागू होगा जहां लौटने वाले श्रमिकों की संख्या 25,000 से ज्यादा रही है। इन जिलों में 27 आकांक्षी जिले यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी शामिल हैं। इन जिलों के माध्यम से वापस लौटे श्रमिकों में से 2/3 को रोजगार मिलने का अनुमान है। इस अभियान के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए के सार्वजनिक कार्य कराए जाएंगे। योजना के तहत श्रमिकों और ग्रामीणों को 25 विभिन्न प्रकार के रोजगार उपलब्ध कराने की बात की गई है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी आधारभूत ढांचे का विकास भी किया जाएगा। अभियान का वर्चुअल उद्घाटन के अवसर पर 5 राज्यों के मुख्यमंत्री और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के सभी मंत्री शामिल होंगे। इस अभियान को सामान्य सेवा केंद्रों और जिलों में कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से संचालित किया जाएगा। गरीब कल्याण रोजगार योजना को ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन और राजमार्ग, खदान, पेयजल और स्वच्छता, पर्यावरण, रेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, सीमा सड़क, टेलीकॉम और कृषि मंत्रालय के समन्वित प्रयासों से शुरू किया जा रहा है। तो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज में शामिल होंगी और ये वापस लौटे मजदूरों को रोजगार प्रोवाइड कराने का एक अपने आप में अभियान या योजना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश ने प्रतिस्पर्धा, पूंजी, भागीदारी और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए कोयला और खनन क्षेत्र को पूरी तरह खोलने का बड़ा फैसला किया है। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 41 कोयला खदानों में वाणिज्यिक खनन नीलामी की शुरुआत के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार न केवल वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए नीलामी की शुरुआत कर रही है, बल्कि कोयला क्षेत्र के लिए दशकों का लॉकडाउन भी खत्म कर रही है। अब भारत में कोल और माइनिंग के सेक्टर में कंपटीशन के लिए, कैपिटल के लिए, पार्टिसिपेशन और टेक्नोलॉजी के लिए पूरी तरह से खोलने का बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। इसका भी ध्यान रखा गया कि जो नए प्राइवेट प्लेयर्स माइनिंग के क्षेत्र में आए हैं उन्हें फाइनेंस के कारण कोई दिक्कत ना हो और नए लोगों को प्रोत्साहन मिले। प्रधानमंत्री ने कहा है कि निजी क्षेत्र को कोयले के लिए वाणिज्यिक खनन की अनुमति देकर दुनिया के चौथे सबसे बड़े कोयला भंडार वाले देश के संसाधनों को नियंत्रण मुक्त किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि यह विडंबना है कि भारत कोयला भंडार की दृष्टि से दुनिया का चौथा और प्रोडक्शन की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद कोयले का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश बना हुआ है। तो हमारे यहाँ पे कोयला ज्यादा होने के बावजूद भी हम कोयला आयात करते हैं। यह स्थिति जो है वो कई सालों से बनी हुई है और ये क्षेत्र प्रतिस्पर्धा से बाहर है और पारदर्शिता की भी बड़ी समस्या रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वी तथा मध्य भारत और इस जनजातीय क्षेत्र को विकास का आधारभूत ढांचा बनाने के लिए कोयला क्षेत्र में सुधार महत्वपूर्ण कदम है। श्री मोदी ने कहा कि देश में 16 ऐसे जिले हैं जहां कोयले के विशाल भंडार हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को इससे पर्याप्त लाभ नहीं हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि कोयला क्षेत्र में सुधार और निवेश से गरीबों और जनजातीय लोगों का जो जीवन होगा उसको सुगम बनाने में बड़ी भूमिका अदा होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वाणिज्यिक कोयला खंड की नीलामी से उद्योगों को भी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इससे नए संसाधन खुलेंगे और राज्यों को अधिक राजस्व प्राप्त होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कोविड महामारी से निपटने और इस संकट को अवसर में बदलने में कामयाब रहेगा और संकेत दर्शाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था फिर से तेजी से आगे बढ़ने को तैयार है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अब तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 18,306 करोड़ रुपए के कर्ज वितरित किए हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज की
100% आपात ऋण गारंटी योजना के तहत इन बैंकों ने करीब 32,000 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी भी दी है। इस योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक और उसके बाद केनरा बैंक द्वारा सबसे अधिक लोन का वितरण किया गया है। हमारी 12 जून की वीडियो में इसका जिक्र आया था। अब तक एसबीआई ने 9,488 करोड़ रुपए का वितरण किया है, जबकि 1,619 करोड़ रुपए केनरा बैंक द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को कोविड-19 और उसके परिणाम स्वरूप हुए लॉकडाउन के कारण पैदा हुए अभूतपूर्व संकट से निपटने के लिए तैयार किया गया है। इस संकट ने एमएसएमई को प्रभावित किया है और इस योजना का उद्देश्य इन उद्योगों द्वारा झेले जा रहे आर्थिक संकट को कम करना है, जिससे इन्हें गारंटी युक्त आपातकालीन क्रेडिट लाइन के रूप में 3 लाख करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध प्रदान की जा सके। योजना का मुख्य उद्देश्य बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों जैसे ऋण देने वाले संस्थानों को प्रोत्साहन देना है। आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत का 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना जाना संयुक्त राष्ट्र में देश के सद्भाव को व्यक्त करता है। हमने कल की खबर में भी इसको कवर किया था कि भारत जो है यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय परिषद के कार्यों में योगदान करने की भारत की क्षमता पर कितना भरोसा करता है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए पश्चिमी मामलों के सचिव विकास स्वरूप ने कहा कि सुरक्षा परिषद में भारत की मौजूदगी और अगले 2 वर्षों में उसका जो कार्य होगा वो देश के महत्व को रेखांकित करेगा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के उसके दावे को मजबूत बनाएगा। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि के लक्ष्यों से निर्देशित होगा। उन्होंने कहा कि इस दृष्टिकोण के जरिए भारत बहुराष्ट्रीय प्रणाली को नया रूप देने का प्रयास करेगा। भारत को 193 देशों की संयुक्त राष्ट्र महासभा में 184 मत मिले हैं। भारत के साथ साथ आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे इन्होंने भी चुनाव जीता है। भारत एशिया पैसिफिक रीजन में 2021-22 के लिए एकमात्र उम्मीदवार था और हमारी उम्मीदवारी का समर्थन पाकिस्तान और चीन ने भी किया था। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में भारत 8वीं बार प्रतिष्ठित सुरक्षा परिषद के लिए निर्वाचित हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चुनाव में सदस्य देशों का भरपूर समर्थन मिला और वह इस बहुराष्ट्रीय संगठन में सुधार और उसे नई दिशा देने में नेतृत्व करता रहेगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद के लिए भारत का चुना जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और खासतौर पर कोविड आपदा के दौर में उनके प्रेरणादायी वैश्विक नेतृत्व का प्रमाण है। इस परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस और अमेरिका। इन्हें वीटो पावर मिली हुई है, जबकि जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उनके पास वीटो पावर नहीं होती। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विदेश मंत्रालय ने कल कहा कि भारत और चीन पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थिति का सैनिक और राजनयिक माध्यमों से समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। इस महीने की 6 तारीख को चुशूल मोल्दो सेक्टर में दोनों देशों के कोर कमांडरों की बैठक हुई थी, जिसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव दूर करने और वहां से सैनिकों को हटाने के बारे में समझौता हुआ था। इस समझौते को लागू करने के बारे में पिछले पूरे सप्ताह नियमित रूप से ग्राउंड कमांडरों की बैठकें हुई। मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि जहां एक और भारत को उम्मीद है कि यह मुद्दा सुचारू रूप से हल हो जाएगा, वहीं चीनी पक्ष गलवान घाटी में LAC का सम्मान करते हुए सहमति से पीछे हट रहा है। लद्दाख में गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में देश के लिए प्राण गंवाने वाले 5 जवानों के पार्थिव शरीर कल शाम बिहार के पटना हवाई अड्डे पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने शहीद जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन जवानों का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। इन 5 जवानों में से एक कुंदन ओझा हैं जो झारखंड के साहिबगंज के हैं, जबकि 4 अन्य शहीद जो हैं चंदन कुमार, कुंदन कुमार, अमन कुमार और जय किशोर सिंह, वो बिहार से हैं। ये सभी जवान बिहार रेजिमेंट सेंटर की 16वीं बटालियन के थे। इसी बीच सेना ने स्पष्ट किया है कि गलवान घाटी में कार्रवाई के दौरान कोई भारतीय सैनिक लापता नहीं हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स में लेख प्रकाशित होने के बाद सेना के सूत्रों ने यह स्पष्टीकरण जारी किया है। आलेख में भारत चीन टकराव के दौरान भारतीय सैनिकों के लापता होने का दावा किया गया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय समर्पित माल गलियारा निगम DFCCIL ने चीन की कंपनी बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन ग्रुप लिमिटेड के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का फैसला किया है। DFCCIL के बयान में कहा गया है कि अनुबंध जो है वो कंपनी के खराब प्रदर्शन के कारण रद्द किया जा रहा है। चीन की इस कंपनी को 2016 में कानपुर दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन के बीच
400 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पर सिग्नल और दूरसंचार से जुड़े कार्य का ठेका दिया गया था। बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने दिल्ली में 169 नए केंद्रों में कोविड-19 के 6 लाख त्वरित एंटीजन परीक्षण कराने की योजना बनाई है। राष्ट्रीय राजधानी में पत्रकारों से बातचीत में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि दक्षिण कोरिया से खरीदी गई 50,000 किट शहर में इन परीक्षण केंद्रों पर पहुंचा दी गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में विभिन्न अस्पतालों को 500 अतिरिक्त वेंटिलेटर और 650 एम्बुलेंस वाहन उपलब्ध कराए हैं। श्री रेड्डी ने बताया कि केंद्र ने दिल्ली सरकार को कोविड-19 से निपटने के लिए अन्न सहायता के अतिरिक्त उपकरणों के लिए 277 करोड़ रुपए और भी दिए हैं। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र दिल्ली में वायरस का प्रसार रोकने और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध है। इससे पहले मंत्री ने दिल्ली में विभिन्न परीक्षण केंद्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जो है वो भी उनके साथ थे। इससे पहले दिन में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली और आसपास के जिलों के जिलाधीशों की बैठक आयोजित की। बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और गृह मंत्रालय तथा स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बनावट को देखते हुए सभी संबंधित निकायों को कोविड महामारी से निपटने के लिए समन्वित रणनीति बनानी चाहिए। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की जो संख्या है लगातार बढ़ रही है और ये अब लगभग 53% हो चुकी है। अब तक करीब 1,94,324 मरीज जो हैं वो ठीक हो चुके हैं और करीब 1,60,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 1,65,000 से ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की गई और अब तक 62 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। जांच में तेजी लाने के लिए सरकारी प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाकर 699, जबकि प्राइवेट लेबोरेटरीज की संख्या बढ़ाकर 254 कर दी गई है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल कोविड के नमूनों की जांच के लिए देश की पहली मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। ऐसी प्रयोगशाला की मदद से देश के दूर दराज के क्षेत्रों में भी कोविड-19 के नमूनों की जांच उपलब्ध हो पाएगी। ये काम साउथ कोरिया पहले ही कर चुका है और अब हमने शुरू कर दिया इसको। इस प्रयोगशाला में प्रतिदिन 25 RT-PCR यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और 300 एलिजा यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे ये जांचें की जा सकेंगी। इन प्रयोगशालाओं में टीबी और HIV की जांच सुविधा भी केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना की दरों पर उपलब्ध होगी। इस प्रयोगशाला का संचालन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में कोविड-19 संकट के चलते बृहन्मुंबई नगर निगम ने शहर के निवासियों की मदद के लिए एयरवेंटी मोबाइल एप्लीकेशन शुरुआत की है। ये जो ऐप होगी इसका लक्ष्य लोगों को उनके आसपास उपलब्ध सरकारी और निजी गहन चिकित्सा यूनिट बिस्तरों और वेंटिलेटरों की जानकारी प्रदान करना है। ओक्टाविएट टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने प्रोबिटी सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से इस मोबाइल ऐप को डेवलप किया है। इसमें ICU बिस्तरों और वेंटिलेटरों की क्षमता संबंधी आंकड़े निरंतर अपडेट किए जाते हैं। बढ़ते हैं आज की लास्ट खबर की ओर। कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT कानपुर हर रोज 25,000 N95 और N99 ग्रेड के फेस मास्क बनाने जा रहा है। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी से लड़ने के देश के सामूहिक प्रयासों में योगदान करना है। किसी भी IIT संस्थान अथवा प्रौद्योगिकी व्यापार इंक्यूबेटर द्वारा अपनी तरह का यह पहला प्रयास है। N95 और N99 ग्रेड फेस मास्क का उत्पादन IIT कानपुर के बिजनेस इंक्यूबेटर के परिसर में स्थित स्पिन नैनोटिक और इंडिमा फाइबर्स के सहयोग से किया जाएगा। उत्पादन के दौरान किसी भी संभावित इन्फेक्शन को रोकने के लिए निर्माण की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑटोमेटिक रखी गई है। तो दोस्तों आज की खबरें। बात करते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 19 जून है। 19 जून 1961 को कुवैत ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। 19 जून 1981 को भारत का एप्पल सैटेलाइट लॉन्च हुआ। यह 3 एक्सिस पर स्थिर होने वाला भारत का पहला उपग्रह था। 19 जून 2002 को अमेरिका के स्टीव फॉसेट ने अपने स्पिरिट ऑफ फ्रीडम नामक 10 स्टोरी हाई बैलून में बैठकर पूरे वर्ल्ड की यात्रा शुरू की। 33,195 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वे 3 जुलाई को वापस लौटे थे। उन्होंने ये अपनी जर्नी जो शुरू की थी वो ऑस्ट्रेलिया से शुरू की थी। 19 जून 2006 को नॉर्थ यूरोप के अनेक देशों के प्रधानमंत्रियों ने नॉर्वे के स्पिट्सबर्जन में स्वेलबर्ड ग्लोबल सीड वॉलेट की नींव रखने जाने के समारोह में भाग लिया था। यहाँ पर बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं या जो पक्षी वगैरह हैं उनकी सीड्स रखे गए ताकि उनको कभी रीजनरेट करने की नौबत आए तो उसको किया जा सके। 19 जून 2018 को इंग्लैंड ने ट्रेंट ब्रिज के मैदान में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा स्कोर बनाया।
ये 481 रन बनाए गए थे, जो कि अब तक के वर्ल्ड वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा रन थे। 19 जून 1595 को सिखों के छठे गुरु श्री हरगोविंद जी का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ। उसके अलावा 19 जून 1945 को म्यांमार की लोकतंत्र समर्थक नेता और वर्ष 1991 में शांति का नोबेल जीतने वाली आंग सान सू की का जन्म हुआ। वे वर्तमान में म्यांमार की स्टेट काउंसलर हैं। 19 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ जो है हमारा, वो इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट मनाता है। इस संबंध में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा 19 जून 2015 को एक प्रस्ताव पारित किया गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।